इमर्ज इन ए फ्लूइड, फ्लूइड भूल जाए तो गैस और लिक्विड, तो ये फ्लूइड के अंदर बहने वाली चीज, तो बहने वाली चीज जो फ्लो करती है तो हवा भी है, एयर भी है, गैस भी होती है और लिक्विड भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, लिक्विड की हमने आपको गैसेस की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड के बारे में बताया था, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सॉलिड का प्रेशर जो होता है वो सिर्फ पड़ता है कहाँ पर? जिसकी सपोर्ट के ऊपर, कि वो प्रेशर होता है ड्यू टू इट्स वेट, और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट से जो फोर्स लगती है वो नीचे को लगती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड आर इन मोशन, ये मूव कर रहे हैं चारों डायरेक्शन में, हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन वो मूव कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये मूव करते हुए क्या नाम है, वॉल से भी टकराते हैं, ऑब्जेक्ट से भी टकराते हैं, कोई कंटेनर है उसके बेस से भी टकराते हैं। जब कोई चीज टकराती है तो उसमें फोर्स लगाती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर देती है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इन अदर वर्ड को प्रेशर डालती है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं चारों हर तरफ, तो इसलिए इनका प्रेशर, इनकी जो फोर्स लगती है वो ऑल डायरेक्शन में लगती है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये हमने आपको लिक्विड की प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट बताया था। तो जब किसी चीज को फुल्ली या पार्शियली किसी लिक्विड या गैस में डालेंगे तो उसमें जो ही वो कांटेक्ट में आएगी तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो कि मोशन में है वो उससे टकराएंगे। जो मॉलिक्यूल नीचे थे वो ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाएंगे, तो जो चीज उसके अंदर आ गई उसको उस पर फोर्स लगेगी। तो जो ही वो कांटेक्ट में आता है लिक्विड या गैस के, तो प्रेशर लगने लगता है, फोर्स लगने लगती है इन ऑब्लिक डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी परपेंडिकुलर फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें उसका वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जो उसको नीचे की तरफ ले जाना चाहती है, और फ्लूइड की जो फोर्स है उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया उसका? बॉइंग फोर्स। क्या? बॉइंग फोर्स। Whenever an object is fully or partially immersed in a fluid, then it experience a force. ये लिख दो, या अपने दूसरे वर्ड में लिख दो कि the fluid exerts a net upward force, net upward thrust, net upward perpendicular force या net upward thrust। ये जो net upward thrust है, net क्यों बोलना है? इसका मैंने बताया था बुक में net नहीं लिखा, लेकिन net क्यों जरूरी है? अगर बॉडी पार्शियली लिक्विड के अंदर गई है तो जो भी टोटल फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर के सरफेस में जो फोर्स लगती है नीचे को, ऊपर के सरफेस पे फोर्स नीचे लगेगी, लेकिन ऊपर की सरफेस पे फोर्स नीचे जब लगेगी जब ऊपर की सरफेस लिक्विड के अंदर जाएगी, इस सरफेस के ऊपर लिक्विड आ जाएगा, किसी सरफेस के ऊपर लिक्विड आ जाए तो वो अपने नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट पे लगेगी। नीचे जो लिक्विड है वो नीचे भी फोर्स लगा रहा है जिससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, ऑलरेडी पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन जो ऊपर को फोर्स लगा रहा है वो इस पे लगेगी, क्योंकि ये उसके वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी लिक्विड में डालते हैं तो उसको फुल्ली इमर्स कर दें तो उसकी ऊपरी सरफेस में फोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो ऊपर वाले लिक्विड से लगती है। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा दूंगा। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी सरफेस ए बी सी डी, तो इस पे लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, साइड से प्रेशर लग रहा है, इस साइड से इधर प्रेशर लग रहा है, नीचे वाला लिक्विड जो है वो नीचे भी प्रेशर लगा रहा है, लेकिन उसका इस ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। देखो ऑब्जेक्ट तो ऊपर है ना, मैंने आपको मिसाल देके समझाया था कि मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, उसके दीवार से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दीवार मेरे पीछे है। कौन सी फोर्स का ताल्लुक दीवार से? जो दीवार पे लेगी, अब मैं दीवार के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो वो उसका दीवार से कोई मतलब नहीं।
तो ये जो लिक्विड यहाँ पे है, ये जो यहाँ लिक्विड है, ये नीचे भी फोर्स लगा रहा है जिसका ताल्लुक इस ऑब्जेक्ट से नहीं, लेकिन लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो ये ऊपर को भी प्रेशर लगाएगा। समझ में आ गई बात? अब जो ऊपर से जो फोर्स लगेगी, इस इतने हिस्से की फोर्स वो इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी। यहाँ की फोर्स से ऑब्जेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं, साइड्स की फोर्स, उसको मैं नाम दे रहा हूँ पी एंड क्यू। पी और क्यू साइड में जो फोर्स थी ऊपर को लग रही है, जिसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये बीच के हिस्से में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो लिक्विड ऊपर को फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट पे लगेगी। समझ में आ गया? ऊपर जो लिक्विड है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिक्विड है, ये भी चारों तरफ फोर्स लगा रहा है। अब इस लिक्विड की ऊपर वाले हिस्से के लिक्विड की फोर्स ऊपर को भी लग रही है, उसको ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन क्यों नहीं है? तुम ऑब्जेक्ट नीचे, कौन सी फोर्स का रिलेशन ऑब्जेक्ट से है? जो नीचे को लग रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, आ रही है ऐसे। आर एस जो फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही, वो साइड से लग रही है। कौन सी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है? जो ये बीच के हिस्से में, जो ये बीच के हिस्से में ये फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ये प्रेशर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि नीचे से भी प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर से प्रेशर ऊपर की सरफेस पे लग रहा है नीचे की तरफ। दोनों प्रेशर में फर्क है। तो हमने एक पॉइंट और भी लिखवाया था, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, ऑन इट्स हाइट, ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितनी हाइट से लिक्विड की जितनी ज्यादा हाइट होगी, उतने ज्यादा प्रेशर भी होगा। तो जो नीचे वाला लिक्विड होगा उसकी हाइट हमेशा ज्यादा होगी सरफेस से, हमेशा। तो ये मोटाई जो है, ये मोटाई जो होगी, ये इसके ऊपर की हाइट कम है और नीचे की हाइट ज्यादा है। तो ऊपर वाले लिक्विड की हाइट कम है, तो जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ वो कम लग रहा है। नीचे वाले लिक्विड की हाइट ज्यादा होगी, यहाँ से यहाँ तक है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रेशर से जो थ्रस्ट बनेगा, प्रेशर थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स इनटू प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। जो थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रेशर इनटू एरिया जो थ्रस्ट बन जाएगा। तो ये थ्रस्ट के ऊपर को, नीचे से जो ऊपर को थ्रस्ट लग रहा है वो ज्यादा होगा, और ऊपर में जो नीचे को थ्रस्ट लग रहा है वो कम होगा हमेशा, चाहे वो पतली सी शीट क्यों हो। ऊपर वाली सरफेस मोटाई तो होगी ना, उस मोटाई के बराबर हाइट बढ़ जाएगी नीचे वाले से। जो नीचे वाला लिक्विड है उसकी हाइट ऊपर से ज्यादा होगी, कितनी? उस मोटाई के बराबर, चाहे वो पतली सी शीट ही हो। तो ऊपर को प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है और नीचे का प्रेशर हमेशा कम होता है। जो मोटाई है उतना प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो प्रेशर इतना जो लिक्विड का कॉलम है मोटाई के बराबर, समझ में आया? वो नीचे की मोटाई में वो बढ़ गया, इसलिए वो प्रेशर भी ज्यादा हो गया। ऊपर की मोटाई में वो शामिल नहीं था, तो वो नीचे का हिस्सा है, तो इसलिए नीचे प्रेशर हमेशा कम लगता है, और सिर्फ थ्रस्ट लगता है नीचे हमेशा कम लगता है, और ऊपर जो प्रेशर या थ्रस्ट बनता है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो अब ये जो मैं दोनों फोर्सेस एक साथ लग रही हैं, तो फोर्सेस का रूल है कि अगर दो फोर्सेस एक ही वक्त में लगे, दो या दो से ज्यादा, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि उनकी डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो। अगर सेम होगी तो ऐड कर देंगे, और अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपोजिट है। तो ऊपर का प्रेशर जो है वो मान लो उसका जो थ्रस्ट ऊपर का वो TU है, और नीचे का प्रेशर जो है वो TG है। तो TG हमेशा कम होगा थ्रस्ट जो है, और TU हमेशा। तो नेट जो होगा, मतलब एक वक्त अगर ये पूरी पानी के अंदर है, ऊपर से नीचे को भी लग रहा है, नीचे से ऊपर को भी लग रहा है, लेकिन अगर सरफेस से बाहर हिस्सा निकला हुआ है लिक्विड से बाहर, तो ऊपर वाले सरफेस से प्रेशर नहीं लगेगा। तो क्योंकि वो लिक्विड के बाहर है। प्रेशर कब लगना शुरू करता है? लिक्विड कब लगाता है? जब वो हिस्सा लिक्विड के अंदर, तो नीचे वाला हिस्सा लिक्विड के अंदर है, तो ऊपर को तो प्रेशर लग रहा है, लेकिन ऊपर वाली सरफेस जो है वो लिक्विड के बाहर है, इसलिए नीचे प्रेशर नहीं लग रहा। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे नीचे का प्रेशर 0 है, नीचे का प्रेशर थ्रस्ट भी 0 हो जाएगा। बच्चों के नीचे का प्रेशर 0 है, इसलिए कि नीचे प्रेशर वो जो हिस्सा है वो एरिया वो से बाहर है, कहीं से? लिक्विड से।
बात समझ में आए? लेकिन इस केस में लिक्विड के अंदर चला गया तो नीचे वाला प्रेशर जीरो नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड की जो हाइट इसके ऊपर है वो प्रेशर नीचे को लगाएगी। बात समझ में आ गया? तो मान लो नीचे का प्रेशर टी टी है, टी डाउनवर्ड, ऊपर का प्रेशर टी यू है अपवर्ड, तो जो नेट प्रेशर होगा, प्रेशर को पी से लिखते हैं, वो होगा पी यू और ये होगा पी टी, तो पी माइनस पी टी नेट प्रेशर होगा। उससे जो फोर्स बनेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। तो उससे जो थ्रस्ट बनेगा तो ऊपर का थ्रस्ट ज्यादा होगा और नीचे का थ्रस्ट कम होगा। जो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इसको कहते हैं बॉइंग फोर्स। तो क्या बोलते हैं? बॉइंग फोर्स। क्या डेफिनेशन थी बॉइंग फोर्स की? कि whenever a liquid is, an object is fully or partially immersed in a fluid, then this fluid exerts the pressure, that upward pressure, net upward thrust. तो हमें तो thrust की बात कर रहे हैं, net upward thrust is on the object. This upward thrust is also called what? Buoyant force. हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। टोटल प्रेशर, वो पूरे एरिया की जो प्रेशर होता है उसको जब निकालेंगे तो वो थ्रस्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? नेट इसलिए बोला है कि अगर जितनी पानी के अंदर पूरी ऑब्जेक्ट चला गया तो उसके ऊपर के सरफेस का जो प्रेशर है और उससे जो थ्रस्ट बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो माइनस हो जाता है। तो बॉइंग फोर्स जो होती है वो नेट जो होता है, जो माइनस होकर जो बचा है वो होती है बॉइंग। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट फोर्स क्या होती है? जो माइनस होके होती है। कौन सी माइनस होके? ऊपर वाले थ्रस्ट में से नीचे वाले थ्रस्ट को माइनस कर दे। अब इस केस में भी यही प्रॉब्लम है। इस केस में टोटल ऊपर वाला थ्रस्ट ही पॉइंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो हम माइनस कर रहे हैं वो क्या माइनस कर रहे हैं? जीरो। हम ये नहीं है, हम ये जो कर रहे हैं नीचे भी प्रेशर है वो जीरो है, क्योंकि ये इसका लिक्विड के ऊपर है, जिसमें डाउनवर्ड प्रेशर डाउनवर्ड थ्रस्ट जीरो है। तो यहाँ पे भी वो अप्लाई होगा, बढ़िया होगा। यहाँ पे नेट जो प्रेशर होगा वो अपवर्ड ही प्रेशर होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे अपर और डाउनवर्ड दोनों होंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा माइनस होकर निकलेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये जो था ये बॉइंग फोर्स कहलाती है। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि ये जो बॉइंग फोर्स है ये हमेशा फ्लूइड के जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। अब मैंने आपको एक बात वो बताई थी कि जो हम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फ्लूइड में, लिक्विड या गैस में डालते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। किसके बराबर? यानी कॉमन चीज क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर गया उसका वॉल्यूम और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, तो वो डिस्प्लेस हुआ है तभी वो अंदर गया है। अगर वो अंदर नहीं जा, डिस्प्लेस नहीं होता तो वो अंदर नहीं जाता। मैंने आपको एग्जाम्पल देंगे तो जैसे कि हवा है मेरे एब्सेंस में, अब मैं जब इस जगह पे आ गई तो वो हवा कहाँ चली गई? वो इधर उधर डिस्प्लेस हो गई। आप कोई सॉलिड गिलास लीजिए, ये पीने का गिलास, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के पानी में डालिए, आसानी से नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं अंदर। अगर टेढ़ा करेंगे तो पानी अंदर का हवा डिस्प्लेस करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल सीधा रखें और हवा को निकलने का रास्ता ना मिले तो पानी अंदर नहीं जाएगा, गिलास भी अंदर नहीं जाएगा। पानी अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो अंदर हवा भरी है वो जब तक हवा हटेगी नहीं पानी उसकी जगह नहीं आएगा। वो बिल्कुल सीधा है, हवा हटने का रास्ता ऊपर को है, नीचे से तो बने आपने सीधा रख रखा है, ऊपर से बने हो उल्टा गिलास रखा है। टेढ़ा कर देंगे तो एक जब प्रेशर जब आप जोर लगाएंगे तो एक तरफ से हवा क्या होगी? वो बाहर निकलने लगेगी, वो इतना सा खाली होता जाएगा, वो पानी क्या होता जाएगा? ऊपर चलता चले जाएगा। समझ में आ गई बात? और पूरी तरह बोतल में भी होता है, बोतल को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और उसको हम पानी के अंदर डालें, हम फोर्स कितनी लगा लें, पानी अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर ऑलरेडी कोई चीज मौजूद है। अंदर ऑलरेडी क्या चीज मौजूद है? अंदर एयर मौजूद है। जब तक वो एयर हटेगी नहीं पानी अंदर नहीं जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो आर्किमिडीज ने बताया कि ये जो फोर्स लगती है बॉइंग फोर्स, जिसके बारे में हम पहले मालूम कर चुके हैं, उसने कहा ये बॉइंग फोर्स उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है जो डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर नहीं। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर गया है और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, याद रखना। आप पानी में अगर कूदोगे
तो जितना आपका वॉल्यूम है उतनी ही पानी डिस्प्लेस होगा, इधर उधर हो जाएगा। आप इस पेन को पानी में डालेंगे, मान लो इस पेन का वॉल्यूम 20 सीसी है, तो 20 सीसी ही पानी डिस्प्लेस होगा, 21 नहीं होगा अगर ये पूरा पानी में चलेगा। तो बराबर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर है, बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर तो डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा। कौन सा हिस्सा डिस्प्लेस कर रहा है, जो अंदर चला गया। तो जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर हो रहा है उसका वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम होगा, ये हमें याद रखना। लेकिन वेट सेम नहीं होगा। लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का वेट निकालोगे उसकी डेंसिटी से निकलेगा, ऑब्जेक्ट का वेट निकालोगे वो उसकी डेंसिटी से निकलेगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले थे वेट के, आप याद करो। एक फॉर्मूला था m इंटू जी और दूसरा फॉर्मूला था v इंटू d इंटू जी, क्योंकि m बराबर vg की वजह। तो वॉल्यूम, अब लिक्विड का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है, जो पानी में पूरा चला गया। तो पानी का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, अगर ऑब्जेक्ट पूरा पानी में चला गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ये वैल्यू सेम होगी, जी की वैल्यू दोनों में सेम होगी। लेकिन डेंसिटी, अगर हम पानी का वेट निकालेंगे तो पानी की डेंसिटी यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वो दोनों की अलग अलग है। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो टोटल आंसर ज्यादा निकलेगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो टोटल आंसर पानी के वेट से कम, पानी जो डिस्प्लेस हुआ उसके वेट से कम निकलेगा। तो आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, इसका जो वेट है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड को याद रखना, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम तो डिस्प्लेस लिक्विड का और जो बॉडी ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में गई है दोनों बराबर होंगे, लेकिन वेट बराबर नहीं होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो होगा वो हमेशा जो होगा बॉइंग फोर्स के बराबर होगा। किसके? और बॉइंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों मतलब बॉइंग फोर्स हमेशा अपवर्ड लगती है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया? ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ। When an object is fully or partially immersed in a fluid, then दो तरह से क्या करते हैं, then a fluid exerts a thrust upward, net upward thrust on the object, या object experience a net upward thrust। बात एक ही, object experience a net upward thrust, ठीक है। This upward thrust is called buoyant force। ये अगर लिख दो तो अच्छी बात है, डेफिनेशन दी आ रही है। This buoyant force, आर्गुमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। This buoyant force will always be equal to क्या? क्या? Weight of the displaced fluid, वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट दोनों अलग अलग चीज है। ऑब्जेक्ट का वेट निकलेगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकलेगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की डेंसिटी से। अब बताओ मुझे, अब एक ऑब्जेक्ट है, इसमें सवाल बनते हैं बहुत सारे। एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने नल के पानी में, जो हमारा कारपोरेशन का पानी आता है, उसमें आपने जैग में लेके उसमें डिब्बे को इमर्स कर दिया पूरा ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट। दूसरे जैग में हमने पानी में नमक घोल दिया बहुत सारा, और वहां पे भी हमने ऐसे ही ऑब्जेक्ट दूसरा इमर्स कर दिया। दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है, तो पानी तो दोनों में सेम डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम तो सेम डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सेकंड केस, लेकिन पॉइंट फोर्स सेम नहीं होगी। पॉइंट फोर्स सेम क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो नल का पानी है और जो नल नमक घोल दिया जिस पानी में, उनके दोनों में क्या फर्क है? डेंसिटी का फर्क। पानी नमक घोलने से डेंसिटी बढ़ गई। वॉल्यूम जैसे पेन है, तो वॉल्यूम तो ये पानी में जाए, चाहे नमक वाले पानी में जाए, चाहे बिना नमक वाले पानी में जाए, तो जिसका अगर 20 सीसी वॉल्यूम है तो 20 सीसी पानी ही डिस्प्लेस करेगा। लेकिन नमक वाले पानी में इसकी, नमक वाले पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो जब आप ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा नंबर से BDG से जब आप D बड़ा हो जाएगा, नमक वाले पानी में D की वैल्यू ज्यादा और सीधा नॉर्मल पानी की डेंसिटी कम है, तो नॉर्मल पानी से जो बॉइंग फोर्स बनेगी वो कम बनेगी, और नमक वाले पानी से बॉइंग फोर्स ज्यादा बनेगी।
ये बात समझ में आया? अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहता है। वो सवाल ये है कि कश्तियां बहुत सी जो भरी हुई होती हैं, वो जब वो समुद्र के पानी से दरिया में आती है, देखिए बहुत सी जगह दरिया और सी जो हम मिलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो वो जहाज या कश्ती जो सी वाटर से रिवर वाटर में एंटर करती है, कभी कभी वो डूब जाती है, और जो रिवर वाटर से सी वाटर में एंटर करती है वो कभी नहीं डूबती। अब देखो सही इतना बड़ा कि वो समुद्र के पानी में जाएगी तो डूब जाएगी, लेकिन समुद्र के पानी में जाके नहीं डूबेगी। वो कहाँ डूबेगी? जब समुद्र से रिवर में आए, कभी कभी, हमेशा नहीं होता। डूबने की वजह प्रिंसिपल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि रिवर वाटर की डेंसिटी कम है, उसमें नमक नहीं घुले हुए, कम घुले हुए, और सी वाटर में ना नमक बहुत ज्यादा घुले हुए। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मच हायर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। एज ए रिजल्ट जो वेट निकलता है डिस्प्लेस वाटर का, वो रिवर वाटर का ज्यादा निकलता है और रिवर वाटर का कम निकलता है, और सी वाटर का तो बॉइंग फोर्स सी वाटर में ज्यादा होती है और रिवर में कम। इसमें सवाल बनता है, अब जब बॉइंग फोर्स ज्यादा लगेगी, बॉइंग फोर्स इधर को लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है? तो वो ऊपर को हो जाता है, इधर हो जाता है। और अगर समुद्र से सी से अगर वो रिवर में आए तो बॉइंग फोर्स कम हो गई, तो वो क्या होता है? तो बॉइंग फोर्स कम हो गई तो वो अपने वेट की वजह से नीचे हो जाता है, और कभी कभी इतना नीचे होता है कि बिल्कुल नीचे जाता है, यानी डूब जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ तक था वो, इस निशान तक, रेड निशान तक, नीचे को हुआ थोड़ा ऊपर तक आ गया, काले तक, और ज्यादा बहुत ज्यादा बॉइंग फोर्स कम हो गई तो वो बिल्कुल ही नीचे चले जाएगा, डूब जाएगा, पानी जो है वो ऊपर के लेवल तक आ जाएगा। इसीलिए आप बताइए मुझे, तैरना समुद्र में आसान है, सी वाटर में आसान है, दोनों वो है, मतलब इसमें की मोशन नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही, ठीक है। अब आदमी तैरना चाहता है तो रिवर वाटर में तैरना आसान है या समुद्र के पानी? क्यों? वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इससे जो बॉइंग फोर्स लगेगी वो तो वो ऊपर को उछाल ज्यादा होगा, बॉइंग फोर्स ज्यादा होगी तो वो ऊपर को रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसी में तैरना ज्यादा इजी है, एंड नदी के पानी में तैरने में ज्यादा मुश्किल है, जो हमें बॉइंग फोर्स कम लग रही है। अच्छी तरह समझ में आ गया? इसी तरह आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपने वो देखा होगा, आप सीधी सी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक अंडा लीजिए और उसको नॉर्मल वाटर में डाल दीजिए, क्या होगा? वो डूब जाए, क्योंकि अंडे का वेट ज्यादा है और बॉइंग फोर्स कम। अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे आ रहा हूँ। लेकिन अगर उस पानी में आप नमक घोलना शुरू कर दें और घोलते जाए, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो जो अंडा है वो ऊपर को आ जाएगा। क्यों? नमक घोलने से क्या फर्क पड़ा? डेंसिटी बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ? बॉइंग फोर्स बढ़ी, और एक स्टेज आए कि बॉइंग फोर्स जो थी वो उसके वेट के बराबर हो जाती है या वेट से ज्यादा हो जाती है। जब बॉइंग फोर्स वेट से ज्यादा हो जाएगी तो वो ऊपर को हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें जो फोर्स लग रही है वो दो लग रही है। एक फोर्स लग रही है बॉइंग फोर्स, जो नीचे को लगती है, उसी वक्त वेट कभी खत्म तो होता नहीं, उसी वक्त वेट भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी बॉइंग फोर्स लग रही है, उल्टा बोल के ऊपर को, और वेट किधर लग रहा है? उसी वक्त उसमें वेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में या लिक्विड में डालेंगे तो एक वक्त में उसमें दो फोर्सेस लगती है, हमेशा लगेगी। एक बॉइंग फोर्स लगेगी जो उसको ऊपर ले आना चाहती है, और एक वेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो उसे नीचे को ले आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज तीन है। बॉइंग फोर्स यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बॉइंग फोर्स से ज्यादा हो सकता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉइंग फोर्स से कम हो सकता है, बॉइंग फोर्स, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बॉइंग फोर्स के बराबर हो सकता है।
तीन पॉसिबिलिटी। क्या होगा अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट फोर्स से ज्यादा होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे को लग रही है वो ज्यादा है और ऊपर वाली ऊपर जा रही फोर्स कम है, तो क्या होगा? यानी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो बैलेंस ऑफ द फोर्सेस का डिफरेंस निकालेंगे, तो जिधर को फोर्स लग रही है नेट रिजल्ट जो डाउनवर्ड आ रहा है, नेट रिजल्ट किधर आ रहा है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट नीचे हो जाएगा लिक्विड में उसे कहते हैं सिंकिंग, कि वो डूब गया। कब डूबेगा? जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किससे ज्यादा होगा? जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट फोर्स से कम होगा। नहीं, यही ये गलती अक्सर लोग करते हैं, मुझे पता था ये गलती आप लोग भी करेंगे। अगर पॉइंट फोर्स कम है, वेट ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है, पॉइंट फोर्स, तो वो फ्लोट नहीं करेगा। क्या होगा? वो ऊपर को चढ़ेगा, उसको राइजिंग कहते हैं। क्योंकि ये कैसे होता है? फ्लोटिंग का मतलब है कि ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना नीचे को ज्यादा लग रही, ना ऊपर को बराबर की फोर्स लग रही है। जब बराबर की फोर्स लगेगी, ऊपर की फोर्स ज्यादा होती है तो ऊपर जाता, नीचे की फोर्स ज्यादा होती है तो वो नीचे जाता, तो सिंकिंग कहेंगे। ऊपर जाएगा तो उसको फ्लोटिंग नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? राइजिंग। फ्लोट कब करेगा? जब दोनों इक्वल होंगे। जब तक इक्वल नहीं होंगे वो फ्लोट नहीं करेगा। एक बात समझ में नहीं आया तो अगर कहीं सवाल आ जाए कि ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यस, मैं बाहर निकालूंगा। लिसन केयरफुली दिस पॉइंट। जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे वो फ्लोट, तो जो फ्लोटिंग का मतलब तो समझो, फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का मतलब है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट अब से दो फोर्सेस लग रही है, वो उन फोर्सेस की वजह से दोनों में से किसी तरफ नहीं जा रहा, तो अंडरस्टूड है कि वो फोर्सेस क्या है? आपस में बराबर के। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तभी अगर मान लो टेक्स्ट के ऊपर इधर को फोर्स ज्यादा लगे तो इधर, उधर को फोर्स ज्यादा लगे तो ये उधर जाएगा। दोनों तरफ फोर्स लग रही है लेकिन ये उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। किसका पॉसिबल है? जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो फ्लोटेशन का मतलब होता है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। यहाँ पे अक्सर लोग जो है पॉइंट फोर्स ज्यादा वेट कम होगा, पॉइंट फोर्स ज्यादा होगा, वो फ्लोट करेगा। गलत बताते हैं वो फ्लोट नहीं करेगा। क्या करेगा? वो राइज करेगा। अब होता क्या है कि वो राइज करता है, तो राइज जब वो करना शुरू होता है, अब वो आपने उसको पानी के अंदर कितने मिनट डुबो रखा था यहाँ पर, पॉइंट फोर्स ज्यादा है, वेट कम है, तो पॉइंट फोर्स ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा लग रही है ऊपर। अब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब जब ऊपर जाना शुरू होगा तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जब ये बाहर निकलना शुरू होगा, as soon as it will start coming out, पॉइंट फोर्स कम होने लगेगी। क्यों पॉइंट फोर्स कम होने लगेगी? क्योंकि जो हिस्सा बाहर निकल गया उसने जो पानी डिस्प्लेस किया था वो खत्म हो गया। अब जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। कि पानी कौन डिस्प्लेस कर रहा है? अंदर वाला वॉल्यूम। अंदर पूरा था, जितना इसका वॉल्यूम था उतना पानी डिस्प्लेस कर रहा था। जब ये बाहर निकलेगा, मान लो 20 सीसी था, 20 सीसी में से 5 सीसी जो था ये बाहर निकल आया, 15 सीसी अंदर है और 5 सीसी बाहर है, तो पानी को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? 15 सीसी। जब ये पूरा पानी के अंदर था तो कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा था? 20 सीसी। तो 20 सीसी पानी के जो वेट निकालोगे और 15 सीसी, अब जो वेट निकलेगा वो 20 सीसी से निकलेगा। कितने सीसी से निकलेगा? 15 सीसी से निकलेगा, क्योंकि पानी डिस्प्लेस 15 सीसी कर रहा है। जो हिस्सा बाहर निकल गया वो पानी डिस्प्लेस नहीं कर रहा, वो तो बाहर आ गया ना। आप दरिया में नहा रहा हो, नहाते हुए आप बाहर आ जाए तब भी आप पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं। तब तक पानी डिस्प्लेस हो रहा है जब तक आप पानी के अंदर है। जब 15 सीसी पानी डिस्प्लेस होगा तो उसका वेट उसका वेट कम हो जाएगा, और वेट जो है वो किसके बराबर है? पॉइंट फोर्स के। इन अदर वर्ड्स पॉइंट फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
बाइंड फोर्स, तो मैक्सिमम बाइंड फोर्स कब होती है जब ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर होता है, और जब ऑब्जेक्ट बाहर निकलना शुरू होता है तो बाइंड फोर्स क्या होने लगती है, कम। अब मान लो उसकी बाइंड फोर्स जो थी वो 50 यूनिट थी और वेट जो था उसका 30 यूनिट था, वेट 30 यूनिट और बाइंड फोर्स 50 यूनिट। क्या होगा इस कंडीशन में, फ्लोट करेगा नहीं, वो राइज करेगा। अब जब वो राइज करेगा तो बाइंड फोर्स कम होने लगेगी, 50 यूनिट से कम होगी है, 49 यूनिट होगी और फिर और कम होगी अल्टीमेटली, जहां पे वो दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, वहां क्या होगा, ना वो ऊपर जाएगा ना वहां जाके वो फ्लोट करेगा, वहां जाके क्या करेगा, फ्लोट। तो फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट whenever an object is fully or partially immersed it floats only when bind force become equal to weight of the object, weight of the object will be more than bind force, तो weight नीचे को ले जाता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, सिंक करेगा, वेट ज्यादा होगा बाइंड फोर्स कम है तो क्या करेगा, सिंक करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बाइंड फोर्स ज्यादा होगी वेट कम होगा तो वो राइज करेगा। यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ये नहीं फ्लोट करेगा, गलत बताते हैं, वो राइज कर रहा है, राइजिंग को फ्लोटेशन नहीं कहते। आप पानी की बोतल लीजिए, पानी के अंदर फोर्स लगा के पानी के अंदर बिल्कुल बॉटम पे ले आइए, अब पानी के बोतल जितना पानी डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट ज्यादा है और पानी की बोतल का वेट कम है। इन अदर वर्ड्स क्या चीज ज्यादा है, बाइंड फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है। तो जो ही आप हाथ लगाएंगे तो बोतल कहाँ जाएगी, ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, राइज कर देगी, को फ्लोटेशन नहीं देगी। फिर जब बोतल ऊपर आनी शुरू होगी, फिर उस प्रेशर अभी खत्म नहीं हुआ, प्रेशर अभी ज्यादा है, फिर वो बाहर निकल जाएगी प्रेशर की वजह से, बाइंड फोर्स की वजह से बाहर निकल, वो बाहर निकलनी शुरू होगी, बाइंड फोर्स क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी, क्योंकि डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए बाइंड फोर्स भी कम हो रही। फिर वो कब तक बाहर निकलती रहेगी, जब तक दोनों इक्वल एज सुन एज बोथ ऑफ देम विल बिकम इक्वल। अब वो ना ऊपर जाएगी ना, इसको क्या कहेंगे, अब ये फ्लोट कर रही। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको इसमें बहुत सी गलतियां लोग करते हैं, आई होप सो इट विल बी क्लियर। आगे समझ में कि when object floats on water they are liquid, when bind force and weight of the object become equal, कंडीशन आती है, अगर वेट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, और अगर बाइंड फोर्स ज्यादा होगी तो वो राइज करेगा। बात समझ में आ रही है, क्या करेगा, वो राइजिंग करेगा। लेकिन फ्लोट कब करेगा, वो जब सम ऑफ इट्स वॉल्यूम विल कम आउटसाइड वाटर, till that time it will rise till the buoyant force and weight of the liquid become equal. As जब तक वो इक्वल नहीं होंगे वो राइज करते जाएगा, as soon as they will become equal, वो राइज करना क्या कर देगा, बंद, और उस स्टेज पे क्या बोलेंगे उसे, ये फ्लोट करना है। क्लियर हो गया आपकी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है, क्यों आसान होता है, क्योंकि हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है, बाइंड फोर्स ज्यादा होता है। जैसे साल्ट लेक जो है, डेड सी जिसे कहते हैं, उर्दू के अंदर है, बहुत बड़ा समुद्र के किनारा, वो डेड सी बोलते हैं, उसको आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी है, इतना ज्यादा उसमें सॉल्ट जुड़ा हुआ है कि वो आदमी उसके अंदर अगर चला जाए तो उसका वेट हमेशा बाइंड फोर्स से हमेशा कम होता है, तो अंदर जाएगा ही नहीं। फिर लोग आराम से बैठ के लेट के किताब पढ़ते हैं। आई बात समझ में नहीं आ रही, क्लियर हो गई बात। जब जहाज समुद्र से पानी में आता है, रिवर वाटर में आता है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डूबता नहीं, वो नीचे हो जाएगा, नीचे होने तो वो इतना नीचे तो समझा कि डूब जाए। जब जहाज सी वाटर से रिवर वाटर में आता है तो बाइंड फोर्स कम हो जाती है, एज ए रिजल्ट तो वेट ज्यादा है, बाइंड फोर्स कम है, तो वो बाइंड फोर्स को बराबर करने के लिए वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा और ज्यादा पानी कम डिस्प्लेस होगा, जब वो नीचे जाएगा। तो जो बाहर वाला हिस्सा जो पानी डिस्प्लेस नहीं कर रहा था
वो जब नीचे जाएगा तो वो भी पानी डिस्प्लेस करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट और बाइंड फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब रिवर्स से सी में आता है तो बाइंड फोर्स ज्यादा हो गई, समझ में आ गई बात। तो क्या करता है, उस बाइंड फोर्स को वेट के बराबर करने के लिए वो बाइंड फोर्स कम करता है। बाइंड फोर्स कैसे कम होगी, जब ऑब्जेक्ट जो है जहाज जो है वो राइज करेगा, थोड़ा सा पानी से बाहर आएगा, पानी के बाहर आने से डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और वो इतना कम हो जाएगा कि बाइंड फोर्स जो डिग्री उससे और जो वेट है दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो फ्लोट करने लगेगा। तो ये सवाल इसमें बहुत सारे बनते, आई होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी शायद केमिस्ट्री, इसकी फिजिक्स की, उसमें हमने अब तक न्यूमेरिकल नहीं ली, अब इस चैप्टर की न्यूमेरिकल नहीं ली।